ओके, स्क्रीन नजर आ गई। जी सर। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं बीच बीच में जो जो क्वेश्चंस आते जाते हैं सिमेट्री और पॉलीगॉन्स के, वो हम करते जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, उस दिन हमने रोटेशनल सिमेट्री के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है। ओके, अगर आप इसके अंदर देखो तो यहाँ पे उसने आपको एक शेप बना के दी है, कुछ ट्राइंगल शेड हुए हैं। और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि वो कहता है कि आपकी रोटेशनल सिमेट्री का जो ऑर्डर है वो क्या है, 3। अब मुझे बताओ, 3 जो होता है वो किन शेप्स का ऑर्डर होता है? कौन सी ऐसी शेप्स हैं, जनरल शेप्स, जिनका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 3 होता है? हाँ, जैसे स्फीयर का 4 होता है, रेक्टेंगल का 2 होता है, तो 3 जो होता है वो किन शेप्स का होना चाहिए? सर इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हाँ ठीक है। ट्राइंगल्स का, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी हम ट्राइंगल बोल लेते हैं कि ट्राइंगल का बेसिकली सिमेट्रिकल ऑर्डर 3 होना चाहिए। तो अब 3 से हमें ये पता लगता है कि भाई इस शेप के, जो उसने हमें यहाँ नीचे शेप दी हुई है, इसके 3 कॉर्नर्स जो हैं, ये 3 बाउंड्रीज जो हैं, ये 3 साइड्स जो हैं, वो बिल्कुल देखने में एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है। तो हम यही हमारा स्टार्ट होता है, तो हम क्या करते हैं, बाउंड्रीज से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो, देखो मैं यहाँ पे इसको ये कॉर्नर लेबल कर लेता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस शेड है, फिर इसी तरह दूसरा कॉर्नर में देखता हूँ, ये वाला, यहाँ पे 2 बॉक्सेस शेड है। तो ऑटोमेटिकली मुझे पता लगता है कि भाई मेरे 3 कॉर्नर सेम होने चाहिए। तो ये मेरा कॉर्नर नंबर 1 हो गया, ये मेरा कॉर्नर नंबर 2 हो गया, और ये मेरा कॉर्नर नंबर 3 हो गया। तो अगर ऑर्डर 3 है तो इसका मतलब है ये 3 कॉर्नर्स देखने में एक दूसरे के साथ बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर मैं इनकी शेडिंग नोट करूं तो वो भी जैसा मैंने बताया कि एक ये शेड और ये शेड, तो यानी 2 कंसेक्यूटिव बॉक्सेस शेड है। यहाँ पे भी ये दोनों सेम शेड है, 1 और 2। तो यहाँ पे भी थर्ड वाला जो कॉर्नर है, इसके ऊपर भी ये कॉर्नर वाला और इसके साथ वाला, ये 2 शेड होने चाहिए। ये पहला पॉइंट समझ आया है कि नहीं आया, कि मैंने कैसे देखा कि किस तरह से शेड करना है, कौन सा वाला कॉर्नर शेड करना है? हाँ जी। ओके। अगर अब थोड़ा सा अब हमने कितने शेड करने थे? हमें अलाउड है 2 मोर स्मॉल ट्राइंगल्स कैन बी शेडेड। तो अगर आप पैटर्न नोट करो तो यहाँ से यूं करके 2 बॉक्सेस शेड है, देख रहे हो? 2 बॉक्सेस और सेकंड बॉक्स के ऊपर वाला शेड है। यहाँ से भी अगर आप नोट करो, यहाँ से ये 2 बॉक्सेस और इसके ऊपर वाला शेड है। तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न होना चाहिए कि यहाँ पे ये 2 बॉक्सेस और इसके ऊपर वाला शेड होना चाहिए, इस तरह। तो ये वाला भी शेड होगा। अब बताओ, ये बात समझ आई कि नहीं आई कि किस तरह से शेड करना है? जी सर। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा एक दफा। सर कर दे। ओके, पहले बताओ, आपको बाउंड्रीज पे शेडिंग किस तरह देखनी है वो आपको पता लगा था कि नहीं? जी सर। ठीक है, बाउंड्रीज पे हमने शेडिंग इस तरह से देखी थी कि हम पहले उस देखते हैं कि उसने हमें क्या ऑर्डर दिया हुआ है। यहाँ पे वो कहते हैं कि भाई आपका ऑर्डर जो है इस शेप का है 3। तो इट मीन्स कि आपके 3 कॉर्नर सेम होने चाहिए देखने में। तो मेरा कॉर्नर नंबर 1 और कॉर्नर नंबर 2, यहाँ पे 2 शेड थे और यहाँ पे 2 शेड थे, बट कॉर्नर नंबर 3 के साथ यूं करके 2 शेड नहीं थे। तो इसलिए हमने कॉर्नर नंबर 3 के ऊपर वाला शेड कर लिया। जैसे 1 के ऊपर भी शेड हुआ है, 2 के ऊपर भी शेड हुआ है, बट 3 के ऊपर नहीं था, इसलिए हमने सबसे पहले ये वाला बॉक्स शेड कर दिया। अब उसके बाद पैटर्न नोट करते हैं, तो आप ये देखो, ये 2 बॉक्सेस और जो मिडल वाला बॉक्स है ना, उसके ऊपर वाला शेड हुआ हुआ है। यहाँ से ये मिडल है, मिडल के ऊपर वाला शेड करना है। यहाँ से ये मिडल है, तो यहाँ से इसके ऊपर वाला शेड करना है। समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं ये लाइंस जो हैं इस तरह की ये रेज कर दूं, अब देखो। हाँ, ओके, इस तरह से। अब बताओ, हेमंत समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, चलो अब हम एक और देखते हैं। अब यहाँ पे देखो, वो कहता है कि आपने एक और हेक्सागोन शेड करना है, वन मोर, टू हैव एन एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। एक लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। तो आपने ये देखना है कि आप यहाँ पे इस शेप को किस तरह से देखोगे कि आपको एक लाइन ऑफ सिमेट्री बने। लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि मिरर जो है वो एक जगह रखना पड़े। अगर अब आप देखो, इसको हम किस तरह से रख सकते हैं, कि मैं एग्जांपल चलो देता हूँ
कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरी लाइन ऑफ सिमेट्री यूं है, एग्जांपल दे रहा हूँ। अगर अब आप थोड़ा नोट करो, क्या ऊपर और नीचे वाली साइड सेम है देखने में? हाँ। इज द अपवर्ड साइड और द डाउनवर्ड साइड? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं सर। नहीं सेम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ओह सॉरी, ये क्या हुआ? हाँ, नहीं सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, लाइन ऑफ सिमेट्री कहीं और रख के देखता हूँ। अब इसकी एक्चुअल लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे है, अगर आप ये थोड़ा सा देखो किस तरह से मैं देखता हूँ, कि मैं कोशिश कर रहा हूँ इनको मैं हाफ हाफ के अंदर डिवाइड कर लूँ। ये देखो, अगर मैं अपनी लाइन कुछ ऐसे ड्रॉ करूँ, अब ये देखो जरा, अब आपको लग रहा है ये लाइन मिडल से पास हो रही है, और देखो कौन सा मुझे हेक्सागोन है जो शेड करना पड़ेगा टू हैव एन एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ये देखो ना, ये एक बॉक्स शेड है तो इस यहाँ पे शेड हुआ हुआ है, यहाँ पे एक बॉक्स शेड है तो यहाँ पे हुआ हुआ है, यहाँ पे दो बॉक्सेस शेड हैं तो यहाँ पे दो बॉक्सेस शेड हैं, यहाँ 1.5 है तो यहाँ पे हाफ हुआ हुआ था, तो हमें क्या करना है, इसके आगे वाला ये 1, ये वाला भी शेड करना है टू हैव एन एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। समझ आया कि नहीं आया? जी जी सर। सर। तो इसमें मैथमेटिकल पार्ट इतना नहीं है, इसमें थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट ज्यादा होता है। ओके, अब इसी तरह अगर आप नेक्स्ट वाले के अंदर देखो, नेक्स्ट वाले के अंदर अगर आप देखो, तो यहाँ पे वो ये फिर से कहता है कि आपको वन मोर अलाउड है टू हैव एन एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मैंने कहा, आपको बताया हुआ है कि इन 4 लाइनों में से इस तरह से मोस्ट ज्यादा चांसेस है कि इस स्लांटिंग लाइंस में से कोई एक हो। तो अगर अब आप देखो कहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री बननी चाहिए, कौन सा वाला बॉक्स शेड होना चाहिए, मैं कॉर्नर्स लेबल करता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा बताने में आसान हो। ओके, आपको क्या लगता है कि कहाँ पे करके जो बॉक्स है वो शेड करना चाहिए, जरा देख लो फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी, पता लगा कौन सा शेड होना चाहिए? नहीं सर। ओके, देखो, अब लेट्स सपोज आप लाइन ऑफ सिमेट्री यूं रखते हो, एग्जांपल दे रहा हूँ। ये है हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर अब आप देखो शेडिंग किस तरह से होनी चाहिए, अगर ये एक बॉक्स शेड है तो यहाँ पे भी एक बॉक्स शेड होना चाहिए, और अगर यहाँ पे एक बॉक्स शेड है तो यहाँ पे भी होना चाहिए, और इसी तरह अगर यहाँ पे एक बॉक्स शेड है तो इसकी ऑपोजिट साइड यहाँ पे भी होना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कि हमें वन से ज्यादा बॉक्स शेड करने पड़ रहे हैं। तो क्या हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? नहीं नो सर। सर। नहीं। तो इसका मतलब है ये गलत हो गया, हमें कहीं और लाइन ऑफ सिमेट्री रखनी पड़ेगी। अब मैं लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ ऐसे रख लेता हूँ। ओके, ये है अब मेरी न्यू लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, अब इसको देखो जरा, तो किस तरह से शेडिंग हुई हुई है। अगर यहाँ पे एक बॉक्स शेड है तो यहाँ पे एक बॉक्स शेड होना चाहिए, इस पॉइंट पे अगर लाइन के साथ एक शेड है तो इसकी ऑपोजिट साइड यहाँ पे एक बॉक्स शेड होना चाहिए। तो एक बॉक्स मैंने अभी तक शेड किया, रिमेंबर। तो अगर यहाँ पे ये एक बॉक्स शेड है तो बिल्कुल इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड एक बॉक्स छोड़ के दूसरी साइड पे भी शेड होना चाहिए। तो अब बताओ क्या ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है कि नहीं? बनती है सर। अब समझ आया किस तरह से करना था? जी सर। ओके, अब मुझे ये बताओ कि रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 4 किसका होता है? स्क्वायर का। स्क्वायर, स्क्वायर में खास बात ये होती है कि उसकी चारों साइड्स बिल्कुल देखने में एक दूसरे के साथ सेम होती हैं। तो लेट्स से दिस इज कॉर्नर नंबर 1, 2, 3, 4। तो अगर अब आप नोट करो, 1 से एक बॉक्स छोड़ के नीचे शेड, 2 से एक बॉक्स छोड़ के इस साइड पे शेड, तो 3 से भी होना चाहिए ना सेम। जी सर। तो कहाँ पे शेड करना है? इस 3 वाले बॉक्स से ऊपर करना है कि लेफ्ट पे करना है? सर ऊपर। यहाँ पे 3 से एक बॉक्स छोड़ के शेड, और यहाँ से 4 को एक बॉक्स छोड़ के शेड, ये है इसकी सिमेट्री।
इस तरह से। अगर कोई बंदा कहता है नहीं सर हम इधर कर लेते हैं, तो आप देखो चारों कॉर्नर्स पे देखने में सेम नहीं होने थे, ठीक है। इस कॉर्नर पे 2 जने थे और बाकियों पे एक एक था और एक पे कुछ नहीं था, तो वो सिमेट्री नहीं बनी थी, इसलिए हमने ऊपर की साइड पे कर। समझ आया ये वाला क्या नहीं? जी सर। ओके, अब ये वाला देखते हैं। यहाँ पे वो कहता है कि आपकी ये शेप है, यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर दिस डायग्राम। ओके, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे करके ड्रॉ होगी? इस तरह ऐसी जगह पे आपने मिरर को प्लेस करना है कि आपकी शेप जो है बिल्कुल हाफ के अंदर डिवाइड हो। सर लेफ्ट साइड पे ऊपर दोनों एक्स एंगल्स के मिडल से दूसरी ऑपोजिट साइड पे जो एक्स एंगल्स हैं उनके मिडल। ओके, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हमारी लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पे मैं यूं करके ड्रॉ कर लेता हूँ। तो अगर अब आप यहाँ पे नोट करो, वाई वाला एंगल जो है वो बिल्कुल हाफ हाफ में कट डाउन हो गया, और नीचे की साइड पे एक्स के 3 एंगल्स हैं और ऊपर की साइड पे एक्स के 3 एंगल्स हैं। इसको कहते हैं सिमेट्री, कि दोनों साइड्स में एक दूसरे के साथ सिमेट्री होनी चाहिए। अच्छा, अब जब इसका हमने नेक्स्ट पार्ट करना है, इसमें वो कहता है कि आपका जो y का एंगल है दैट इज 126। ओके, 126 हो गया। अब तो इस डायग्राम के टोटल एंगल्स कितने हैं? ये कितने साइडेड पॉलीगॉन है? 7। बिल्कुल ठीक है, 7 साइडेड। जैसे ट्राइंगल की 3 साइड्स होती हैं और उसका टोटल एंगल हम कहते हैं 180 होता है, इसी तरह क्वाड्रिलेटरल का हम कहते हैं 360 होता है। तो 7 साइडेड का कितना होता है, उसको निकालने का तरीका ये होता है कि हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स का फॉर्मूला लगा लें। अब सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या था? n-2 टाइम्स 180, और इसमें n जो होता है वो नंबर ऑफ साइड्स होता है। तो जरा करो 7-2 इंटू 180 कितना आता है? 900। 900। तो इसका मतलब ये है कि 900 किसका एंगल है? अगर आई वुड ऐड ऑल द 7 एंगल्स, तब जाके मेरा आंसर इक्वल टू 900 होगा। तो इसका मतलब है 126, सबसे पहले ये y का एंगल प्लस x के 6 एंगल्स हैं, सो x प्लस x प्लस x, 6 टाइम्स में x लिख लूंगा, 1 2 3 4 5 और 6, और इन 7 एंगल्स का सम जो है वो 900 के इक्वल होना चाहिए। तो ये बन जाएगा 126 प्लस 6x इक्वल टू 900। 900 माइनस 126 करोगे तो कितना आ जाएगा? कितना आता है? 774। और x को जाके 6 को जाके दूसरी साइड पे डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 129। 129। इसका मतलब है कि मेरे सारे x के एंगल जो हैं वो 129 है। अब जरा हम अगला वाला कोई ट्राई करते हैं। ओके, जैसे ये वाली है, वो कहते हैं रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 3। इन ऊपर में से किसका ऑर्डर 3 होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। गुड, ये ए पार्ट का आंसर है। वो कौन सी शेप्स होती हैं जिसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 2 और लाइंस ऑफ सिमेट्री भी 2 होती हैं? सर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, रेक्टेंगल। और अब कौन सी ऐसी शेप है जिसके अंदर 1 लाइन ऑफ सिमेट्री होती सर काइट। है? वेरी गुड, काइट में से। तो ये सी पार्ट का आंसर है। ओके, यहाँ पे फिर से शेडिंग करनी है। 3 अलाउड है एंड ऑर्डर 4 है। मींस कौन सी शेप्स जिनका ऑर्डर 4 होता है? गुड। तो चारों कॉर्नर्स देखने में सेम होने चाहिए, कॉर्नर नंबर 1 2 3 एंड 4। अगर अब हम नोट करो 1 से 2 बॉक्सेस छोड़ के शेड है, तो 2 से भी 2 बॉक्सेस छोड़ के
शेड होना चाहिए, मींस दिस वन। फिर 3 से भी 2 बॉक्सेस छोड़ के शेड होना चाहिए, और सेम विद द फोर्थ कॉर्नर, इससे भी 2 बॉक्सेस छोड़ के शेड होना चाहिए, इस तरह से। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। जी सर। ओके, नाउ द लास्ट वन। इसमें वो कहता है यू हैव टू मेक शेड वन मोर स्क्वायर टू हैव एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। ओके, लाइन ऑफ सिमेट्री कैसे ड्रॉ होनी चाहिए और कौन सा शेड होना चाहिए? मैं कॉर्नर्स लेबल कर देता हूँ ताकि आपके लिए बताने में आसानी हो। कॉर्नर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, विच कॉर्नर, ये किस कॉर्नर के पास कौन सा वाला शेड करना चाहिए? सर 2 से नीचे सेकंड बॉक्स में। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपनी लाइन ऑफ सिमेट्री कुछ इस तरह से रख रहे हैं, ये, तो अगर आप देखो ये हाफ शेड है तो यहाँ पे हाफ ऑलरेडी शेड हुआ हुआ है, बट अगर ये 2 से ऊपर है तो 2 से यहाँ नीचे ये वाला शेड होना चाहिए। सो दिस शुड बी शेडेड। ठीक है, अब ये सिमेट्री है। ओके, एक सेकेंड। अब जैसे एक ये है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, ये जो शेप है आपको क्या लगता है इसकी कितनी रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी? ए पार्ट है ये। हाउ मेनी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस शेप? गेस करो, इजी है, मुश्किल नहीं है। सर 4। 4 आपने कैसे बताया बेटा? देखो ना कितने ट्राइंगल्स हैं और जो रिपीट। हाँ 5। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इसमें ये था कि आपने शेप देखी, उसने कहा 5 आइडेंटिकल ट्राइंगल्स हैं, तो इट मींस कि इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर 5 होगा, क्योंकि हर रोटेशन के बाद वो थोड़ा सेम होता जाएगा, और 5 टाइम्स ये ऑर्डर जो है वो रिपीट होगा, बिकॉज पांचों ट्राइंगल्स जो है वो देखने में बिल्कुल सेम है। तो एक्चुअली इसका रोटेशनल सिमेट्री ऑर्डर जो है वो 5 होना चाहिए था। अब बी पार्ट में अगर देखो तो वो कहता है बेटा ये जो मार्क्ड एंगल है ना, मार्क्ड एंगल का मतलब ये जिसपे उसने निशान बनाए हुए हैं, ये वाला 110 है, ये वाला 110 है, ये 110 है, एंड सो ऑन। ये जितने मार्क्ड एंगल हैं दीज आर ऑफ 110। अब मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? हम ना सारी ट्राइंगल्स के नहीं, किसी एक ट्राइंगल को पकड़ लेते हैं और उसके सारे एंगल्स निकाल लेते हैं। तो मैं ये वाला पकड़ रहा हूँ। ओके, ये वाला एंगल कितना होगा? खुद बताओ, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। 180। और 180 में से अगर ये वाला हिस्सा 110 है तो रिमेनिंग कितना रह गया? 70। 70। गुड, तो ये एंगल आपका 70 होना चाहिए था। अब उसके बाद हम आ जाते हैं सेंटर के ऊपर। मुझे बताओ टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360। 360। और ये 360 का एंगल जो है 5 इक्वल ट्राइंगल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। तो आप 360 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपके पास सेंटर का एंगल आ जाएगा। सेंटर पे एंगल कितना है? तो कितना आता है? 72। गुड, ये आ गया हमारा एंगल 72 का। अब ये हमारा रह गया थर्ड एंगल। ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है? सर 180। 180, बिल्कुल ठीक है। 180 में से ये 72 और 70 माइनस करो, देखो रिमेनिंग एंगल हमारा कितना रह जाता है। सर 38। बिल्कुल ठीक हो गया। तो ये एंगल हमारा 38 होना चाहिए। अब बताओ समझ आया किस तरह से करना था? तो यहाँ पे जब आपने 3 एंगल्स मेंशन करने हैं तो 38, 70 एंड 72, इस तरह से। यहाँ तक कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। नो सर। हाँ ईमान, आपको? नहीं सर। ओके, ये वाला देखते हैं। अब यहाँ पे वो कहता है कि आपके पास 2 पॉलीगॉन्स हैं। एक है एम जो कि है एक पेंटागन, यानी इसकी 5 साइड्स हैं, याद रखना है। और एक है एन जो एक ऑक्टागन है, मींस इसकी जो है वो 8 साइड्स हैं, ये भी याद रखना है। और आपने एक्स का फाइंड करना है। ओके, पहले हम देख लेते हैं पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितना होता है। इंटीरियर एंगल का अगर आपको फॉर्मूला याद हो, सो दैट इज n-2
टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय n। ये सिर्फ रेगुलर शेप्स का होता है, तो दिस इज रेगुलर पेंटागन एंड रेगुलर ऑक्टागन। ओके, तो जरा आप मुझे निकाल के बताओ, पहले हम पेंटा m के लिए कर लेते हैं, विच इज अ पेंटागन। सो 5 माइनस 2 टाइम्स 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है? Sir, 108. 108। इट मीन्स कि ये जो मेरा m का इंटीरियर एंगल है दैट इज 108। इसी तरह n के लिए कर लेते हैं, उसकी है 8 साइड्स। सो 8 माइनस 2 इंटू 180 होल डिवाइडेड बाय 8, क्या आंसर आता है? Sir, 135. 135। इट मीन्स के ये वाला जो मेरा एंगल है, इसको मैं रेज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, इट मीन्स कि जो ये मेरा ये वाला एंगल है दैट इज 135। अब मैंने x का एंगल निकालना था, तो ये है टोटल सर्कल, तो टोटल सर्कल का एंगल कितना होता है? 360. तो आपने सिंपली क्या करना है, 360 में से आपने 108 भी माइनस कर लेना है और 135 भी माइनस कर लेना है, ताकि आपके पास ये x का एंगल आ जाए। और ये कितना आता है? Sir, 117. 170। तो इस तरह से करना था, तो x का आंसर यहाँ पे 117 आ जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, और आपको? जी सर। ओके, अब बी पार्ट में अगर आप देखो, तो ये एक, पहले तो बताओ क्या ये रेगुलर है कि इरेगुलर शेप है? Sir, Sir, irregular. ओके, और साइड्स कितनी है इसकी? 5. 5। तो 5 साइडेड फिगर का टोटल एंगल कितना होता है? तो हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला लगा लेते हैं। सो दैट शुड बी 5 माइनस 2 टाइम्स 180। क्या आंसर आता है? ताकि मुझे पता लगे। 540. 540। इससे हमें पता क्या लग रहा है कि इन 5 एंगल्स को जब हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, a प्लस 3a प्लस 130 प्लस 80 प्लस 110 इज इक्वल्स टू 540। तो मुझे बताओ a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? Sir, 55. हाँ, और किसी ने निकाला? जी सर, मेरा भी 55 ही 55. है, गुड हो गया। तो इसका आंसर हमारा 55 आ गया। ओके, अब जरा मुझे ये नीचे जो 12 वाला है इसका आंसर बताओ क्या आएंगे। इजी सा है। All the letters that have a line of symmetry. सर, एक जी बेटा। A, N, हाँ, E और R. R नहीं होगा, सॉरी, E तक. हाँ आपने निकाला कोई? Sir, HANE. एन कैसे होगा मुझे ये बताओ, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ पे है? अगर आप कहते हो वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, जो आप लोगों ने सोचा पहले तो वो बताओ ना। Sir, vertical. सर, vertical. यूं? यूं? जी सर। जी सर. तो मुझे खुद देखो, क्या ये रिफ्लेक्शन है? यानी ये वाला हिस्सा, ये जो फुट इधर बना हुआ है, तो ये फुट इस साइड पे भी नहीं होना चाहिए था अगर ये रिफ्लेक्शन होती। जी सर। जी बात सर. समझ आ रही है? वो मुझे वो समझ आ रहा है कि आप किस तरह सोच रहे हो, लेकिन वो यहाँ, अगर फुट यहाँ पे था तो एक फुट यहाँ पे भी होना चाहिए था। तो इसका मतलब है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। बाकी आप लोगों ने ठीक कहा, एच की है, ए की है और ई की है, यहाँ मिडल में, यहाँ पे भी मिडल में, और ई की यहाँ मिडल में। ओके, इसी तरह मुझे अगला वाला बताओ, जिनकी रोटेशन सिमेट्री हो, सर, H. जिनको एच की। और कोई लेटर? सर, N. नहीं सर. बिल्कुल है, एन है, सही कह रहे हो आप। एन भी तो है, खुद देखो ये वाला जो फुट है, जब ये पूरा 180 डिग्री रोटेट होगा
तो वो बेसिकली इस पोजीशन के ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से सेम टू सेम। तो ये एन भी जो है उसकी रोटेशन सिमेट्री है। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। हाँ मैंने सर आपको, लेकिन इनकी डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगी ना। आप खुद देखो ना कैसे चेंज हो जाएगी। देखो ये वाली साइड इधर आ गई, फिर ये जो फुट है ये यहाँ नीचे आ गया, तो ये यूं करके जा रहा होगा, और ये वाली जो साइड है वो यहाँ आ जाएगी रोटेट होके, तो वो फिर से एन ही बनता है। ठीक है सर। अगर नहीं आया तो बता दो। नहीं सर समझ आ ये देखो ना, ये यूं करके है ना, इसको यूं करके देखो, मैं रोटेट करता हूँ तो वो देखो फिर से वही बन रहा है। आया ना सर कि नहीं आया था? जी सर आए। अच्छा चलो ठीक है। ओके, एक और हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे वो ये कहता है कि यू हैव अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक हो गया। अब रिमेंबर क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर, और फोर साइडेड फिगर का टोटल एंगल कितना होता है? सर 360। गुड, 360। ओके, उसके बाद उसने कहा इज अ पार्ट ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागॉन, और जिसका इंटीरियर एंगल देखो यहाँ उसने दिया हुआ है 135, तो इसका मतलब है रेगुलर होने की वजह से ये भी 135 होगा, ये भी 135 होगा, एंड सो ऑन। इसके सारे इंटीरियर एंगल जो है वो 135 होंगे। यहाँ तक बात समझ आती है कि नहीं आती है? जी सर। जी सर। ओके, अब स्ट्रेट लाइन, कौन सी स्ट्रेट लाइन की बात कर रहा हूँ? ये वाली स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना होता है? 180। और 180 में से ये वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? 45। हाँ 45, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। 180 माइनस 135 क्या था? 45। अब हम क्या करते हैं, हम इस ऑक्टागॉन को देखते हैं, ऑक्टागॉन कह रहा हूँ सॉरी, इस क्वाड्रिलेटरल को देखते हैं। ठीक हो गया। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर टोटल एंगल था 360, तो हमने सिंपली क्या करना है, चारों एंगल्स को ऐड करो। 45 प्लस 3x प्लस 103 प्लस x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 360। अब जरा मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकाल के बताओ कितनी आती है। सर मेरा आंसर 54.5 आ। नहीं 54.5 डेसिमल में नहीं आता। ये देखो ना, इसमें अगर हम 3x और x को ऐड कर लें तो ये 4x आ जाएगा, और अगर हम बाकी एंगल्स को ऐड कर लें तो 45 प्लस 103 प्लस 20, तो ये आ जाएगा 168, और इस साइड पे रहेगा 360। अब 360 में से मैं 168 माइनस कर लेता हूँ, तो 4x इक्वल्स टू 192, और अब 192 को डिवाइड बाय 4 कर लेते हैं तो x की वैल्यू 48 आ जाएगी। सो दिस शुड बी द फाइनल आंसर।